जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। जाकिर नाइक के कतर पहुंचने की खबरों को लेकर मोदी सरकार काफी अनकंफर्टेबल नजर आ रही है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सैवियो रोड्रिगेज ने तो मोदी सरकार से वर्ल्ड कप को बायकॉट करने की मांग करी है। एनडीटीवी के मुताबिक एक बयान में सैवियो रोड्रिगेज ने कहा कि जब दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है, उस वक्त जाकिर नाइक को नफरत फैलाने का मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत और कतर के रिश्तों को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो भारत के 8 लाख लोग वहां रहते हैं। भारत को कतर से एलएनजी मिलती है। कई इंडियन कंपनियां कतर में अपना कारोबार कर रही हैं। जानकारों का कहना है कि इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार जाकिर नाइक के कतर पहुंचने के मुद्दे पर ज्यादा तवज्जो नहीं देने के हालात में है। लेकिन अब जबकि भारत में जाकिर नाइक को कतर बुलाए जाने की खबरों पर सियासी तमाशा हो रहा है, तो दोनों मुल्कों के रिश्तों को समझने वाले जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार को इस पर ज्यादा रिएक्शन देने से डिप्लोमेटिक नुकसान हो सकता है। दरअसल दोस्तों, ये काफी नाजुक मसला है और भारत कतर के मौजूदा रिश्तों को देखते हुए मोदी सरकार के लिए इस मुद्दे पर सब्र करने के अलावा दूसरे ज्यादा ऑप्शंस शायद मौजूद नहीं हैं। खैर, आपको बता दूं कि कतर के सरकारी स्पोर्ट्स चैनल अलकास के प्रेजेंटर अल हाजरी ने ट्वीट करके लिखा था कि शेख जाकिर नाइक कतर में हैं और वो पूरे वर्ल्ड कप के दौरान कई मजहबी लेक्चर्स देंगे। दोस्तों, वहीं कुछ और ट्वीट में भी जाकिर नाइक के कतर पहुंचने और उनके लेक्चर को लेकर बात कंफर्म करी गई है। जाकिर नाइक भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और हेट स्पीच के मामले में एक्यूज्ड हैं, इसीलिए उनके कतर पहुंचने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्यूसडे को पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने चंडीगढ़ में जाकिर नाइक के कतर में होने से जुड़े सवाल पर काफी अलर्ट होकर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है कि भारत ने इस मामले को उठाया है और आगे भी यकीनन इसे उठाएगा। जाकिर नाइक मलेशियाई नागरिक हैं और कतर ने उन्हें बुलाया है। तो दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि नूपुर शर्मा मामले पर अपनी नाराजगी जताते हुए कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने दोहा में मौजूद भारत के एम्बेसडर दीपक मित्तल को तलब किया था और कतर के फॉरेन मिनिस्टर सुल्तान बिन साद अल मुराइकी ने भारतीय राजदूत को इस बाबत कतर की नाराजगी का ऑफिशियल नोट भी सौंपा था। साथ ही यह भी कहा गया था कतर की तरफ से कि भारत सरकार इस पर पब्लिकली माफी मांगे और बीजेपी स्पोक्स पर्सन की तरफ से दिए गए बयानों को क्रिटिसाइज करे। कतर के इस सख्त रुख को लेकर मोदी सरकार काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी। खैर दोस्तों, बात अगर कतर की करें तो साल 2007 में अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट जोसेफ नई ने अपनी थ्योरी में सॉफ्ट पावर यानी दूसरों के प्रेफरेंसेस को बदलने की कैपेबिलिटी और हार्ड पावर यानी फोर्स और ताकत के साथ अपने मकसद को हासिल करने की कैपेबिलिटी मतलब डंडे की पॉलिसी को मिलाकर एक स्मार्ट पावर थ्योरी पेश करी थी। स्मार्ट पावर सॉफ्ट और हार्ड पावर को मिलाकर अपने टारगेट को हासिल करने की कैपेबिलिटी का नाम है, यानी धक्का भी दो और खींचो भी। ताकत की जरूरत पर भी डिपेंड रहो और नए गठबंधनों और इंस्टीट्यूशंस में भी इन्वेस्टमेंट करो। तो दोस्तों, आजकल माना जा रहा है कि अब शायद हार्ड पावर का दौर खत्म होता जा रहा है और सॉफ्ट पावर का दौर है। वैसे कतर में पर पर्सन जीडीपी 2021 में 61,276 अमेरिकी डॉलर थी। वहीं अगर खरीद की ताकत की क्वालिटी के पैमाने पर देखें तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये आंकड़ा बढ़कर 93,521 डॉलर हो जाता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। कतर ने फुटबॉल विश्व कप करने के लिए 200,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा खर्च किया है,
जो इतिहास में अब तक का सबसे महंगा फीफा विश्व कप है। इसमें 8 स्टेडियम्स, एक नया हवाई अड्डा और एक नई मेट्रो लाइन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। दरअसल दोस्तों, आजादी के बाद या यूं कहें कि कतर के खलीफा हमद बिन खलीफा अल सानी ने अपने पिता का तख्ता उलटने और सरकार संभालने के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो फायदेमंद साबित हुआ है, और चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिप्लोमेटिक या फाइनेंशियल सतह पर किया गया हो, दोनों में इसका फायदा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे सबसे पहले उन्होंने यूरोप में भारी इन्वेस्टमेंट किया, फुटबॉल क्लबों और होटलों में पैसा लगाया और इसके बेस पर अपनी एक सॉफ्ट इमेज बनाई और ब्रिटानिया और अमेरिका जैसे ताकतों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। वहीं कतर ने अल अदीद एयरबेस को अमेरिका और ब्रितानी सेना को दिया हुआ है। वो इससे पैसा भी कमा रहे हैं और उनको इससे सियासी अहमियत भी मिल रही है। इसी तरह और भी चीजें हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाने के लिए कतर के पास सबसे अच्छा जरिया उनका अल जजीरा नेटवर्क था। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेटवर्क नॉन स्टेट एक्टर को सामने लाया, जिसके चलते कतर रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक सॉफ्ट पावर बनकर उभरा। दोस्तों, कतर के सॉफ्ट पावर का सबसे ताजा एग्जाम्पल अफगानिस्तान है। ये कतर की ही सूझबूझ और मीडिएशन है, जिसके चलते अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुआ, जिसके नतीजे में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। अमेरिका भी साफ निकल गया और तालिबान भी आ गए। वैसे कुछ लोग सोचते हैं कि कतर अपने साइज और वजन से ज्यादा वजन उठाने की कोशिश कर रहा है और ऐसा करने से कभी कभी छोटे मुल्क तबाह हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जानकारों का मानना है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह सब कतर की इंटरनेशनल समझ के बिना नहीं हो सकता है। और अमेरिका की तरफ से जो ग्रीन सिग्नल कतर को दिया गया था, उसी के बेस पर उन्होंने अल-कायदा, आईएसआईएस, हमास, हिजबुल्लाह और इखवान उल मुस्लिमून और तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते रखे हैं, ताकि इंटरनेशनल ताकतों और इन नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे। कतर ने एक पुल का किरदार निभाया है, जिसमें एक तरफ इंटरनेशनल ताकतें हैं और दूसरी तरफ नॉन स्टेट एक्टर्स, और बीच में कतर है। खैर, बात जाकिर नाइक की कतर पहुंचने की करें तो अल-कायदा, आईएसआईएस, हमास, हिजबुल्लाह और इखवानुल मुस्लिमून और तालिबान जैसे नामों के सामने जाकिर नाइक कहां स्टैंड करते हैं, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। दोस्तों, जाकिर नाइक ने पीस टीवी चैनल शुरू किया था, जिसके जरिए वो अपने भाषणों, अपने स्पीचेस में इस्लाम की स्प्रेडिंग करते थे। बाद में उन्होंने पीस टीवी उर्दू और बंगला भी शुरू किया था। पिछले साल इंडियन होम मिनिस्ट्री ने जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF पर लगे बैन को 5 साल के लिए बढ़ा दिया था। मोदी सरकार ने IRF को यूपीए के तहत 2016 में बैन कर दिया था। IRF को बैन करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जाकिर नाइक का ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी एक्टिविटीज में शामिल है जो भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया था कि जाकिर नाइक और उनके ट्रस्ट इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने खाड़ी के देशों से फंड इकट्ठा करके ट्रस्ट, एनजीओ और शेल कंपनियां बनाई हैं। इन सभी का इस्तेमाल युवकों को, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के युवकों को कट्टर बनाने में किया जा रहा है। हालांकि जाकिर नाइक इन इल्जामों को खारिज करते रहे हैं। दोस्तों, जाकिर नाइक ने द वीक को दिए अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो साउथ अफ्रीका के मुस्लिम स्कॉलर शेख अहमद दीदत से इंस्पायर्ड थे। जाकिर नाइक के पिता साइकेट्रिस्ट थे और भाई डॉक्टर। जाकिर नाइक की मां पोस्ट ग्रेजुएट थी और चाहती थी कि वो हार्ट स्पेशलिस्ट बने। जाकिर नाइक के मुताबिक उनकी मां चाहती थी कि वो साउथ अफ्रीकी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड की तरह बने, जिन्होंने दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। जाकिर नाइक ने द वीक के साथ बातचीत में कहा था कि दीदत से मिलने के बाद उन्होंने अपनी मां से पूछा कि आप मुझसे क्या बनने की उम्मीद रखती हैं, दीदत या बर्नार्ड? तो उन्होंने कहा कि वो मुझे दोनों के तौर पर देखना चाहती हैं। जाकिर नाइक ने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करी
और फिर 1990 यानी 1990 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन शुरू किया। मुंबई में पैदा हुए नाइक बचपन में हकलाते थे, लेकिन अब वो फ्लुएंटली बोलते हैं। लेकिन साल 2000 आते आते जाकिर नाइक की स्पीचेस ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू किया। खासकर पीस टीवी के जरिए इस्लाम के फेवर में करी गई उन तकरीरों पर बहस होने लगी। उन पर इस्लाम को दूसरे मजहबों से बेहतर बताने और दूसरे मजहबों को नीचा दिखाने के इल्जाम लगे। फिर उनकी स्पीचेस को कट्टरता फैलाने वाला बताया गया। जाकिर नाइक की जिंदगी में बड़ी मुसीबत का दौर तब शुरू हुआ जब 2016 में बांग्लादेश में चरमपंथियों के एक हमले में 29 लोगों की मौत हो गई। जांचकर्ताओं के मुताबिक गिरफ्तार चरमपंथियों में से एक ने बताया कि वो जाकिर नाइक के स्पीचेस से इन्फ्लुएंस था। उसके बाद मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने मामले की जांच शुरू करी। शुरुआती जांच के बाद जाकिर नाइक के ऑर्गेनाइजेशन IRF पर बैन लगा दिया गया। इसके बाद नाइक भारत छोड़कर मलेशिया चले गए। मोदी सरकार ने उन्हें भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद 2019 में श्रीलंका में ईस्टर संडे विस्फोट में 250 लोगों की मौत के बाद भी जाकिर नाइक पर इल्जाम लगे। कहा गया कि हमलावरों ने जाकिर नाइक की तकरीरों से इंस्पिरेशन ली थी। इस इंसिडेंट के बाद श्रीलंका में भी उनके चैनल को बंद कर दिया गया। जाकिर नाइक अब मलेशिया के सिटीजन हैं। खैर, अब भारत में जाकिर नाइक को कतर बुलाए जाने की खबरों पर बवाल हो रहा है, लेकिन ज्यादातर जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार इस पर सियासी तमाशा करने और रिएक्शन देने से बच रही है। वजह क्या है, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।